So yes, today we are talking about electron transport chain. We have already discussed glycolysis. Glycolysis में क्या हो रहा है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है आपका, इट इज़ गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. ठीक है. And electron transport chain occurs only in aerobic respiration. So when we talk about aerobic respiration, we say that the two pyruvate molecules, they go inside the mitochondria, कि mitochondria के अंदर आते हैं, and then they get converted into two molecules of acetyl coenzyme A. So this reaction where two pyruvate molecules are getting converted into two acetyl coenzyme A, एक पायरुवेट जो है 3 कार्बन का है और एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है. दैट मीन्स इस 3 कार्बन का 2 कार्बन में कन्वर्जन होने पे एक CO2 निकला होगा. और अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकले होंगे. तो इस रिएक्शन को बोला जाता है लिंक रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही होता है. और जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ईच मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, जिसमें वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू 2 CO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रीजनरेट हो जाते हैं. एंड वी गेट अ लॉट ऑफ ATPs, वी गेट NADH, वी गेट FADH2. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में भी वी गेट ATPs एंड वी गेट NADH. ठीक है. तो NADH जो है लिंक रिएक्शन में एज वेल एज इन क्रेब्स साइकिल में जो NADH जो बन रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रहे हैं. बट ग्लूकोज से जो पायरुवेट में कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें जो NADH बन रहा है वो साइटोप्लाज्म में बन रहा है. एंड आपको पता है NADH का अल्टीमेट फेट क्या है. NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों बिकॉज इनके अंदर हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो है रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स हैं. They ultimately have to get oxidized into NAD plus and FAD respectively. ठीक है. और ये ऑक्सीडेशन जब होगा तो उस ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से ATP सिंथेसाइज किया जाएगा. ठीक है. जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है NADH का NAD प्लस के अंदर, ठीक है, एंड FADH2 का इनटू FAD के अंदर, तो सबसे पहली बात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसके. ठीक है. एक तो H रिमूव हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन, प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे भी 2 H निकले हैं तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इन दोनों के ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ कपल्ड विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक पिक्चर में आती है. ठीक है. ये ऑक्सीडेशन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही होता है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो जो आपका NAD प्लस का रीजनरेशन है और FAD का जो रीजनरेशन है, उसके लिए ETC इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ETC इज़ कि एक तो ये रीजनरेशन करता है NAD प्लस का. सेकेंडली इस ETC के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी एनर्जी लूज़ करते जाते हैं, और जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है दैट इज़ यूटिलाइज टू सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल. अब ये ATP मॉलिक्यूल जो है इट इज़ linked up with the oxidation of these two molecules, NADH का NAD प्लस में और FADH2 का FADH में, FAD में. इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ में ATP बन रहा है. तो इसीलिए ATP के बनने के प्रोसेस को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन. एंड बिकॉज इट इज़ अकरिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अभी मैं NADH का ऑक्सीडेशन दिखा रही हूँ. वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. कैरियर नंबर 1, ठीक है, 2 अभी नहीं दिखा रही, ये 2 है कैरियर नंबर 2, देन दिस इज कैरियर नंबर 3 एंड देन दिस इज कैरियर नंबर 4. 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं. ठीक है. ये इस जिस ऑर्डर में लगे हैं उसका ऑर्डर का एक सिग्निफिकेंस है.
2 का जो इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी करने की जो एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1। थर्ड की जो एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 2। फोर्थ की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। तो एफिनिटी जो होती है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स पोटेंशियल। सो दे आर arranged in increasing order of the redox potential. So according to this thing, जो कॉम्प्लेक्स जिसकी मैक्सिमम रिडॉक्स पोटेंशियल है या जिसकी मैक्सिमम एफिनिटी है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स 4। ओके, नाउ NADH जितने भी बने थे, जब साइटोप्लाज्मिक NADH जब अंदर आते हैं तो उनको अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने के लिए ATP यूटिलाइज हो जाता है। तो इसलिए हमने बैलेंस शीट में पढ़ लिया था कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे बन रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें से -2 करवाए थे क्योंकि 2 NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, और वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे तो उस एंट्री के लिए जो ट्रांसपोर्टर होता है वो 2 ATP यूटिलाइज कर लेता है। हर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक एक ATP वो यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, नाउ NADH जो है जब NAD+ में ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 से ये जाएंगे Q के अंदर। Q देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस एंटायर इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर होती है। देन दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है ये कहाँ पे है, ये इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। और ये जो Q है, इस Q की फुल फॉर्म होती है यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एंड क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, सो इट इज़ एन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। इट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। सो इट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे NADH के उठ के कॉम्प्लेक्स 1 में गए, उससे यूबिक्विनॉन के पास गए, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में गए। जब ये कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉन के पास जा रहे थे तो यहाँ मैट्रिक्स, क्योंकि ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 4 H+ निकलते हैं और वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये यूबिक्विनॉन यहाँ पे था, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, फिर ये उठ के यहाँ पे आया, फिर इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे कॉम्प्लेक्स 3 को दिए। कॉम्प्लेक्स 3 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो साइटोक्रोम C को दिए। ठीक है, साइटोक्रोम C को देने के टाइम पे अगेन 4 जो H+ थे वो उठ के मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। ठीक है, ये कपल्ड होता है, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C के पास, तो आपके 4 प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट होना ही होगा अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ से कहाँ पे, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइटोक्रोम C? साइटोक्रोम C इज अगेन जस्ट लाइक यूबिक्विनॉन, ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, एंड जस्ट लाइक यूबिक्विनॉन ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फ़र्क जो क्वेश्चन में पूछते हैं कि विच इज़ द इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दैट इज यूबिक्विनॉन, बट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है साइटोक्रोम C। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है साइटोक्रोम C के पास आ गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स 3 से उसने लिए थे, अब वो कॉम्प्लेक्स 4 के पास उठ के आया है और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिए हैं। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिए, मैट्रिक्स के अंदर आपके 2 H+ थे प्लस हाफ ऑक्सीजन मिलके ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक H+ का प्लस हटा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरे का भी प्लस हट गया और H2O मॉलिक्यूल बन गया। तो लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन था, ऑक्सीजन था।
लास्ट एक्सेप्टर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स था वो ऑक्सीजन था। ये मत समझना कि प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स ने ही H प्लस वो इलेक्ट्रॉन्स लिए और जो है उनका पॉजिटिव साइन हटा। ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्मेशन में तो यही होगा आपका कि कंपाउंड फॉर्मेशन में आप देखोगे कि आपका H प्लस जो है वो हट के न्यूट्रलाइज होके H बन गया है, बट एक्सेप्ट जिसने किया है वो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया और फिर ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, सो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज 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 ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच इज़ द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स 4 भी लिखा होगा वहाँ पे, साइटोक्रोम C भी लिखा होगा वहाँ पे, ऑक्सीजन भी लिखा होगा वहाँ पे और प्रोटॉन्स भी लिखे होंगे वहाँ पे। तो यू हैव टू मार्क ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ electrons. So which of the following is having the maximum affinity for electrons? Oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे लास्ट में उसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स उसकी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा थी, इसलिए वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट था, इसीलिए इसका मतलब उसका रिडॉक्स पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा था। अब इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इस NADH के ऑक्सीडेशन की वजह से जब साइटोक्रोम C ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास गए, तब अगेन आपके जो है 2H प्लस आपके मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। तो एक NADH के ऑक्सीडेशन की वजह से कितने H प्लस मैट्रिक्स से उठ के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं? 4, 4 और 2, मतलब आपके 10 H प्लस गए हैं। ठीक है, हुआ क्या, अब इससे H प्लस मैट्रिक्स में कम है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा है। पहले बैलेंस था लेकिन अब बैलेंस नहीं रहा। वेयर इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स मोर इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? सो देयर इज़ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है across the inner mitochondrial membrane because of the electron transport, because of the oxidation of NADH. अब क्या है कि थर्मोडायनेमिकली हर चीज़ की एक टेंडेंसी होती है कि वो बैलेंस मेंटेन करे। सो जो ये एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं, दे वांट टू कम बैक, लेकिन वापस आने के लिए उनको उस मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। एंड दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स, क्योंकि देख लो कभी भी प्रोटॉन्स जो है मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हुए हैं, ये हमेशा अंदर से बाहर गए हैं वाया कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के पास पोलैरिटी है कि मैं अंदर से बाहर ही भेज सकता हूँ, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, भेज सकता। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कॉम्प्लेक्स के पास गए, कॉम्प्लेक्स ने मना कर दिया, मेम्ब्रेन के पास गए, मेम्ब्रेन ने बोला आई एम इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स। अब उनके पास एक आखिरी कॉम्प्लेक्स बचता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 5, इसका नाम है ATP सिंथेज। बाकी सबके नाम भी मैंने आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। अब ये सारे H प्लस जो है इसके थ्रू अंदर आएंगे। ठीक है, ये जो आपका 5th कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। एक पार्ट होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसको बोलते हैं F0 पार्ट। ठीक है, एक होता है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, उसको बोलते हैं F1 पार्ट। तो जो मेम्ब्रेन के बाहर है, इनसाइड पे या आउटसाइड पे, उसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, और जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको बोला जाता है इंटेग्रल प्रोटीन। सो F0 इज़ एन इंटेग्रल प्रोटीन, F1 इज़ एन पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, नाउ अब जितने भी ये प्रोटॉन्स है ये F0 से होते हुए अंदर आएंगे। क्वेश्चन ये भी आता है क्या वो F1 से होते हुए अंदर आते हैं या F0 से होते हुए अंदर आते हैं? दे कम थ्रू F0। ठीक है, ये जब अंदर आएंगे तो ये जो F1 होता है कि रोटर होता है, जैसे ही आपके प्रोटॉन्स अंदर आएंगे ये थोड़ा सा मूव करेगा, फिर प्रोटॉन अंदर आएंगे फिर थोड़ा सा मूव करेगा, फिर प्रोटॉन अंदर आएंगे फिर थोड़ा सा और मूव करेगा। जब आपके 4 प्रोटॉन्स अंदर आ जाते हैं तब ये इतना मूव कर चुका होता है 120 डिग्रीज कि आपका एक ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर ADP बैठा है, ADP प्लस PI बैठा हुआ है। किसके ऊपर बैठा हुआ है? F1 के ऊपर। ठीक है, इनको बस जुड़ना रह गया है और उस जुड़ने के प्रोसेस को ही फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ये जुड़ने के प्रोसेस के लिए ना इस F1 का 120 डिग्रीज का रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो रोटेशन तब होता है जब 4 प्रोटॉन्स अंदर आ जाते हैं, 1 2
3 4 4 जैसे ही अंदर आए कितने एटीपी बन गया, 1 एटीपी बन गया आपका। ठीक है, अब ये 10 गए थे, 10 का इम्बैलेंस हुआ था जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो इम्बैलेंस कितना हुआ था, खाली 10 का हुआ था, तो ये 10 ही सिर्फ वापस आएंगे। तो अगर 4 के अंदर आने से 1 बन रहा है, तो 10 के अंदर आने से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आपको निकलेगा 2.5। 2.5 जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 3 ATPs। तभी हम कहते हैं कि 1 NADH से 3 ATP बनते हैं। कैसे, क्योंकि जब 1 NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस में तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तो प्रोटॉन्स पंप हो रहे होते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। राइट नाउ दीज एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, दे वांट टू कम बैक। जब ये अंदर आते हैं तो एटीपी सिंथेसाइज होता है, जब 4 अंदर आते हैं तो 1 एटीपी बनता है, और हमारे टोटल गए कितने हैं, 4 4 और 2 10। ठीक है, तो 10 जब अंदर आएंगे तो 2.5 एटीपी मतलब 3 एटीपी सिंथेसाइज होंगे। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी FADH2 की। FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है, वो कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। NADH अपना इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को। क्वेश्चन आता है आपसे कि NADH विच कॉम्प्लेक्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को, और जो FADH है वो देता है, FADH2 वो देता है कॉम्प्लेक्स 2 को। सो कॉम्प्लेक्स 2 को उसने अपना FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए, यूबिक्विनॉन के पास गए। ठीक है, यूबिक्विनॉन से जब यहाँ पे गए कॉम्प्लेक्स 3 में, और कॉम्प्लेक्स 3 ने किसको दिए, साइटोक्रोम C को, और इसी टाइम पे 4 प्रोटॉन्स पंप होंगे। ठीक है, फिर साइटोक्रोम C जो है वो मूव करके जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में, और जब साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 4 को देगा तो अगेन 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे जो है पंप होंगे। इसने कितने का इम्बैलेंस जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो पिक्चर के अंदर ही नहीं आया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 जो है इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम NADH। तो जब FADH2 की जब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इम्बैलेंस कितने का हुआ है, 6 ATP का, 6 प्रोटॉन्स का हमारा इम्बैलेंस हुआ है। और हमारे कितने प्रोटॉन्स अंदर आने से एक ATP बनता है, 4 से। जब 4 से एक ATP बनता है तो 6 से कितना बनेगा, जब 4 अंदर आने से एक ATP बनता है तो कितने इसने इम्बैलेंस जनरेट किया है, 6 का जनरेट किया है, 6 अंदर आएंगे तो 1/4 इंटू 6, इसका मतलब आता है 1.5, दैट इज इक्वल टू 2। तभी हमने कहा था कि 1 FADH2 जो है वो 2 ATP बनाता है। ठीक है, सो दिस ETC और ETC के थ्रू जो है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 finally leads to the release of electrons. These electrons, they are carried by electron carrier complexes, and these complexes they are arranged in increasing order of their affinity for electrons. थर्ड की 2 से ज़्यादा है, 2 की फर्स्ट से ज़्यादा है, फोर्थ की थर्ड से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की मैक्सिमम है। ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स भी मैक्सिमम है, रिडॉक्स पोटेंशियल भी मैक्सिमम है। और अल्टीमेटली जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से जब प्रोटॉन से हाइड्रोजन आयंस जब अंदर आते हैं तो वाया F1 पार्टिकल मतलब कॉम्प्लेक्स 5 तो ATP जनरेट होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो दिस वाज द फाइनल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो जो आपकी ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसका यहीं पे आ जाता है कि इट एक्ट्स एज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर TCA भी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन भी हो रहा है, और जितने भी NADH FADH2 बन रहे हैं वो भी ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं वाया ETC। ठीक है,
नाउ आरबीसी के अंदर क्या हो रहा था, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था ही नहीं, तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाज द इज द ओनली सोर्स ऑफ एटीपी इन आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नॉट पायरुवेट, इट इज़ लैक्टेट। और लैक्टेट में जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है तो NADH यूज अप हो जाता है। सो आरबीसी के अंदर सिर्फ दो ही एटीपी का, ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ दो ही एटीपी का यूज अप प्रोडक्शन होता है, कोई NADH फॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि NADH फॉर्म होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो सारे NADH एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन NADH को ऑक्सीडाइज होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आरबीसी के अंदर। ठीक है। सो हमारा जो रेस्पिरेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नाउ एम्फीबॉलिक पाथवे मैंने आपको कराया है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि नॉर्मली हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट भी ब्रेक डाउन होकर CO2 एंड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो भी TCA के अंदर जाके फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ही बना रहा है। ठीक है। तो कितने CO2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, जितने कार्बन थे ग्लूकोज के अंदर उतने ही CO2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो हम इसको एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, लेकिन ये कैटाबॉलिक प्रोसेस ना होके ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, जिसकी वजह से इसको एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि आपने ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज से आपने 2 पायरुवेट बनाए। ठीक है। अब ये 2 पायरुवेट जो है इसने जो है एंटर किया, पायरुवेट ने एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हुआ ये। ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें गया, TCA के अंदर। ठीक है। ये तो हमें लग रहा है कि कैटाबॉलिक पाथवे है, बट पायरुवेट जो है बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी बनाता है। अगर उसको बॉडी को नीड हो जाए कि मुझे अभी ATP सिंथेसिस से ज़्यादा मुझे अभी प्रोटीन्स चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं कराना, स्टॉप दिस ब्रेकडाउन, मुझे ATP नहीं चाहिए, मुझे अभी प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पायरुवेट को यहीं पे रोक के उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट ना करके हम उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये अमीनो एसिड्स आगे जाके प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एनाबॉलिक पाथवे हो गया। देन पायरुवेट के अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए खुद भी कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो TCA साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स है, फॉर एग्जांपल अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमारेट, या आपने देखा होगा मैंने आपके नोट्स में लिखे हैं, ये जो है ये अमीनो एसिड से बनते भी हैं और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट भी होते हैं। सो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। अगर अमीनो एसिड्स हमारे पास ज़्यादा हैं, सो प्रोटीन्स कैन एंटर इनटू सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाया अमीनो एसिड्स। कैसे, वो अमीनो एसिड्स पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पायरुवेट से लिंक रिएक्शन आएगा, लिंक रिएक्शन से TCA आएगा, या वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो TCA के जो इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है। फैट्स, इस तरीके से फैट्स भी हो सकता है। फैट्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं आपके, ग्लिसरॉल होता है प्लस आपका फैटी एसिड्स होता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल से। ठीक है। इसलिए इनका फाइनल ब्रेकडाउन भी एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। अगर हमें फैटी एसिड चाहिए उस वक्त अर्जेंसी में, तो हम इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को TCA में जाने से रोक देते हैं, एंड सारा का सारा एसिटाइल कोएंजाइम ए 90% डाइवर्ट हो जाता है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। और अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, हम फास्टिंग कंडीशन के अंदर हैं, हम ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ATP कंप्लीटली बनता रहता है। कैसे बनता रहता है, जितना भी हमारी बॉडी में फैट स्टोर्ड है वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के अंदर। फैटी एसिड टूट के बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, ये एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो है TCA में एंटर करेगा। TCA में आपको पता है कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, कितने ATP बनते हैं, एक TCA में 12 बनते हैं। ठीक है। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 12 ATP बनते हैं। जितने एसिटाइल कोएंजाइम में ये फैटी एसिड टूटेगा, उतने को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, उतने ATP बनते जाएंगे। ठीक है। साथ ही में आपका जो ये
जो ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। या ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर, फिर उसके अंदर फॉस्फेट अटैच कर दो, या इस DHAP को ले आओ ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में DHAP जो है स्टेप 5 के अंदर जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से साइकिल शुरू हो जाएगी। सो वी आर नॉट हैविंग ग्लूकोज बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग ग्लाइकोलिसिस, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग द लिंक रिएक्शन एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग द TCA। सो हमारा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन खाली कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही नहीं होता, उसमें प्रोटीन्स भी हिस्सा ले सकते हैं, उसमें फैट्स भी हिस्सा ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अकेला सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रोटीन और फैटी एसिड अकेले कभी भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के एंड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्टेप्स के अंदर, ठीक है, और फिर वो स्टेप्स लेके जाते हैं उनको अंत तक, ETC के अंत तक, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एम्फीबॉलिक पाथवे। उसके बाद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, उसकी आप बस एक फॉर्मूला लर्न कर लेना और उसकी वैल्यू लर्न कर लेना। सो मैंने ये चैप्टर अब ख़त्म कर दिया है, अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भेज दूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एंड देन वी कैन डिस्कस द डाउट्स। ऑल द बेस्ट।